हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 5th चैप्टर पूर्ति की अवधारणा स्टार्ट कर दिया, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट भी पढ़ लिया, जिसमें हमने पूर्ति वक्रों के बारे में जाना, पूर्ति अनुसूची के बारे में जाना, व्यक्तिक पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिक पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र का निर्माण भी हमने किया। आशा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को अच्छे से देखा भी होगा आपने और अपनी कॉपी में सारी चीज़ें नोट भी कर ली होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि हम अगले पार्ट में आएंगे किसके साथ, पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों के साथ। तो हमें शुरू करते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये पूरी एक सारणी बनी हुई है, एक डायग्राम बना हुआ है, जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। हमने मांग की अवधारणा में भी जाना था ना कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो उसी प्रकार से वस्तु की पूर्ति को भी कीमत के अलावा बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, जिसका कि हम पूरा वर्णन जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व देखो कौन कौन से हैं। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं केवल, बाद में हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहले है वस्तु की बाजार कीमत, जिसको कि हम पढ़ भी चुके हैं। उत्पादक साधनों की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, तकनीकी परिवर्तन, विशेष अवसर, आगतों की गुणवत्ता और परिवहन लागतें। अब आप इसमें देख रहे होंगे वस्तु की कीमत और संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये तो मांग की अवधारणा में भी थी। मांग को प्रभावित करने वाले कारक थे, अर्थात दो कारण तो दोनों में कॉमन हो चुके हैं, जिसको कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना। मेन जो चीज़ होती है, बच्चे क्या होते हैं, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना। आपको कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों। तो अब 1 बाय 1 हम सारे कारण देख लें। तो सबसे पहले जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है वो कारण है वस्तु की बाजार कीमत। हम पढ़ चुके हैं कि कीमत और पूर्ति मात्रा में धनात्मक, प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की पूर्ति मात्रा घटती है। जिसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि यदि कीमत अधिक है तो उत्पादक को लगेगा कि मैं लाभ कमा लूँ, क्योंकि उत्पादक का काम ही क्या होता है, लाभ कमाना ही तो होता है। वो अपना लाभ ही तो अधिकतम करना चाहता है, तो इसके लिए वो वस्तु की पूर्ति मात्रा को बाजार में बढ़ा देता है। और यदि कीमत कम होती है तो उसे लगता है कि मेरे लाभ की कोई आशंका ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसकी पूर्ति मात्रा को घटा देता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि बाजार कीमत पूर्ति मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। बाजार कीमत व पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है, जिसका डायग्राम हम बना भी चुके हैं व्यक्तिक पूर्ति वक्र में। वही आपको डायग्राम बनाना है, P और Q, अर्थात कीमत में और पूर्ति मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है, सीधा संबंध पाया जाता है, ठीक है। जो अगला कारक है जो प्रभावित करता है पूर्ति को, वो है उत्पादन साधनों की कीमतें। तो बच्चों, ये उत्पादक साधन क्या होते हैं, तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मशीनरी की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, प्रबंधक लगाने होते हैं, उनको वेतन देना होता है, भूमि की आवश्यकता होती है जिसका हमें लगान या किराया देना होता है। आपको पता ही होगा कि यदि हम खेती को ही ले लो, यदि खेती करता है कोई किसान, तो खेती हवा में तो नहीं हो जाती, उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। और यदि किसान की खुद की भूमि नहीं है, यदि उसने किसी से रेंटेड ली है, तो भूमि पे क्या लगाना पड़ेगा, उसको लगान देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद यदि भूमि की पे वो अपनी आधुनिक तरह की जो भी मशीनरी लगाता है, उनका खर्चा भी होता है, बीज लाता है तो उसका खर्चा भी होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादक साधनों की आवश्यकता होती है। तो उत्पादक साधन की कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है किसको, वस्तु की पूर्ति को। कैसे? सपोज दैट उत्पादक साधनों की कीमतें बढ़ गई, तो कीमतें बढ़ गई अर्थात किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए लागतें ज़्यादा आएंगी, अर्थात खर्चा ज़्यादा आएगा। जो यदि हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा तो उत्पादन कम होगा। ऑब्वियसली चीज़ है कि खर्चा है, ज़्यादा पड़ रहा है यदि किसी उत्पादक को, तो वो क्या करेगा, उत्पादन कम ही करेगा ना। उत्पादन कम करेगा तो पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। तो समझ में आ रहा है, कीमतें बढ़ने से पूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। कीमतें किसकी, उत्पादन साधनों की। और उत्पादन साधनों की कीमतें यदि घटती हैं तो पूर्ति बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादन साधनों की कीमतें और वस्तु की पूर्ति में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। देख पा रहे हैं आप, यही चीज़ें यहाँ पर है कि साधन की कीमत यदि बढ़ती है तो लागत क्या होती है, बढ़ती है। उत्पादन घटता है और पूर्ति मात्रा घट जाती है। साधन की कीमत यदि घटती है तो उत्पादन लागत क्या हो जाती है, घट जाती है। लागतें कम होगी तो उत्पादन अधिक होगा तो पूर्ति मात्रा भी अधिक होगी। अब
आप ये देख रहे हैं साधन की कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति मात्रा घट रही है, साधन की कीमत घट रही है तो पूर्ति मात्रा बढ़ रही है। अर्थात साधनों की कीमत और पूर्ति मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जिसे कि आप इस डायग्राम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर P किसकी आएगी? उत्पादन के साधनों की। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये शो करना होगा कि उत्पादन साधन की कीमतें और पूर्ति मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जबकि कीमतें और पूर्ति मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है तो अच्छे से आपका हो जाएगा। अब जो तीसरा कारण है, जो कि हम किस में पढ़ चुके थे? मांग में ही पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, उसका जस्ट उल्टा चलेगा। तो यहाँ है संबंधित वस्तुओं की कीमतें पूर्ति मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो बच्चे संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती है हमने जाना था ना, एक तो होती है स्थानापन्न वस्तुएं और एक होती है पूरक वस्तुएं। संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। अब ये स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं और ये पूरक वस्तुएं होती हैं, हमने इसके बारे में मांग की अवधारणा में पढ़ लिया था, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। जब वस्तुएं एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग में ली जाए तो उसे हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है तो हम चाय को तो छोड़कर कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। पेप्सी और कोको कोला, तो वो भी क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं। आगे बच्चों समझ में कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, जो एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग में लाई जा सकती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। अब स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। अब ये हम बात ऐसे कैसे कह दें, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होता है। हम मान लेते हैं दो स्थानापन्न वस्तु है, एक तो है चाय की, एक की तो हम कीमत देखेंगे और एक की क्या देखेंगे? पूर्ति मात्रा, क्योंकि हम स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो चाय की तो देखते हैं कीमत और कॉफ़ी की देखते हैं हम पूर्ति मात्रा। तो बच्चों यदि हम मान लेते हैं चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो चाय की कीमत बढ़ने पे चाय की पूर्ति मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि कॉफ़ी की पूर्ति मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कमी तो होगी कॉफ़ी की पूर्ति मात्रा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि उत्पादन के साधन तो हमारे पास क्या होते हैं? फिक्स। तो जो हमारे को जिसमें फ़ायदा हो रहा है तो हम उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, नहीं करेंगे तो सभी चाय का उत्पादन करने लग जाएंगे, तो कॉफ़ी की पूर्ति मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ना कि चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी की पूर्ति मात्रा क्या हो गई? घट गई। अर्थात कैसा संबंध हो गया? ऋणात्मक। तो यहाँ हम ऋणात्मक ढाल का वक्र बनाएंगे पूर्ति स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में, जबकि हमने मांग वक्र में क्या जाना था कि स्थानापन्न वस्तुओं में कैसा होता है? धनात्मक ढाल का, यहाँ ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है, यहाँ पर किसकी कीमत आएगी? चाय की। और यहाँ पूर्ति मात्रा आएगी कॉफ़ी की। इन दोनों में संबंध कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ओ, पी, P1 और P2, Q1 और Q2। तो आप देख पा रहे हैं कीमत P है तो कॉफ़ी की पूर्ति मात्रा Q है। यदि कीमत बढ़ जाती है चाय की तो कॉफ़ी की पूर्ति मात्रा घट जाती है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक संबंध होता है चाय की कीमत और कॉफ़ी की पूर्ति मात्रा में, अर्थात एक के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की पूर्ति मात्रा घट जाती है। ठीक है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की पूर्ति मात्रा घट जाती है। स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। आगे बच्चों समझ में। अब हम देखते हैं पूरक वस्तुएं, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। तो वापस रिवाइज कर लेते हैं। मांगनी अवधारणा में हम पढ़ चुके थे कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं साथ में प्रयोग में लाई जाती है तो उसे हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। जैसे कि कार और पेट्रोल, मतलब एक वस्तु को यदि हमने खरीद लिया तो दूसरी वस्तु को खरीदना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। वो क्यों कंपलसरी क्यों हो जाता है? उसको खरीदना कंपलसरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसके बिना उसका काम चलता ही नहीं है। जैसे कि दोनों पैरों के जूते,
ठीक है। और हमने अभी उदाहरण दिया ना, कार और पेट्रोल। तो जो वस्तुएं एक साथ प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कार और पेट्रोल। अब स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में पूर्ति वक्र कैसा था, ऋणात्मक ढाल का। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो पूर्ति वक्र है वो होता है धनात्मक ढाल का, जो कि एक्चुअल भी होता है। तो इस बात को भी हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। मानो यहाँ हम लेते हैं कार की तो कीमत, और यहाँ लेते हैं पेट्रोल की पूर्ति मात्रा। एक की कीमत और दूसरी की पूर्ति मात्रा, यही हम दिखाना चाह रहे हैं। अब यदि हम मान लेते हैं कार की जो कीमत है वो हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कार की कीमत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, कार की पूर्ति मात्रा बढ़ जाएगी। हमने यही जाना था कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। तो कार की कीमत बढ़ने पर कार की पूर्ति मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कार की पूर्ति मात्रा बढ़ जाएगी तो बाजार में बहुत सारी कारें आ जाएंगी, तो क्या होगा, जो पेट्रोल है उसकी आवश्यकता भी अधिक होगी। तो पेट्रोल की पूर्ति मात्रा को भी क्या करना होगा, बढ़ाना ही होगा। समझ में आया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यदि कार की कीमत बढ़ती है तो कार की पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है। अर्थात कैसा संबंध हो गया, धनात्मक संबंध हो गया, जिसे कि हम इस डायग्राम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक ढाल का पूर्ति वक्र। ठीक है, P, P1, P2, Q, Q1 और Q2। ठीक है, यहाँ पर आएगी हमारी कार की कीमत, यहाँ आएगी पेट्रोल की पूर्ति मात्रा, एक की कीमत और एक की पूर्ति मात्रा। ये हमारा धनात्मक ढाल का है, मतलब एक बढ़ती है, कार की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है। तो आगे बच्चों समझ में, इस तरीके से धनात्मक ढाल का पूर्ति वक्र बनेगा पूरक वस्तु के संदर्भ में। तो आपको याद रहेगा, स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का, जबकि पूरक वस्तु के संदर्भ में पूर्ति वक्र होता है धनात्मक ढाल का। अब जो अगला कारक है जो कि पूर्ति को प्रभावित करता है वो है तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। अब ये किस तरीके से प्रभावित करता है, आप जानते हैं कि हमारे यदि हम पिछले ज़माने को देखें तो जो खेती है वो कैसे की जाती थी, हलों के द्वारा की जाती थी। और अब के ज़माने में देखें तो खेती में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत सारी मशीनरी चल रही हैं। तो पहले उत्पादन बहुत कम होता था और अब उत्पादन बहुत अधिक होता है। वो किस लिए, क्योंकि तकनीकी परिवर्तन हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तकनीकी परिवर्तन होता है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, सुधार होता है, तो क्या होता है, लागतें कम हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कम समय लगता है और कम कीमत भी लगती हैं। तो लागतें कम हो जाती हैं, जिससे कि उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन अधिक होता है तो पूर्ति मात्रा भी उस वस्तु की बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया कि तकनीकी सुधार की वजह से पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात कैसा संबंध हो गया, धनात्मक संबंध हो गया। तो यही यहाँ पर है कि उत्पादन की नई तकनीकी से कम समय व कम लागत पर अधिक उत्पादन होता है, जिससे वस्तु विशेष की पूर्ति बाजार में बढ़ जाती है। तो तकनीकी परिवर्तन सीधा प्रभावित करता है किसको, पूर्ति मात्रा को। अब अगला देखें हम, अगला है विशेष अवसर। देखो, हम ये जानते हैं कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है, त्योहारों का देश है ना हमारा। तो त्योहारों के देश है तो यहाँ पर बहुत सारे त्योहार चलते रहते हैं। तो विशेष त्योहार या विशेष अवसर पर किसी भी वस्तु की मांग अचानक बढ़ जाती है। अब उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए उसकी पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है। जैसे हम रक्षाबंधन की बात करें तो राखी की मांग बढ़ जाती है तो उसकी राखी की पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है। आप ऑर्डिनरी डेज में देखते हैं कि बहुत सारी राखियों की दुकानें लगी हुई है, नहीं ना केवल रक्षाबंधन पे ही देखते हैं। इसी प्रकार दिवाली पे पटाखों की लग जाती है, मकर संक्रांति पे पतंगों की लग जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विशेष अवसर पर किसी विशेष वस्तु की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए उसकी पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व क्या हो गया, विशेष अवसर। कि विशेष अवसर पर वस्तु विशेष की अचानक मांग बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक अधिकतम लाभ करने के लिए उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाते हैं। अब अगला कारक है जो कि पूर्ति मात्रा को प्रभावित करता है, वो है आगतों की गुणवत्ता।
हमने अभी बात की थी कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन साधनों की कीमत है वो भी प्रभावित करती है किसको, पूर्ति मात्रा को। हमने देखा था ना, ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती है। यदि उत्पादन साधन अच्छी किस्म का होगा तो उत्पादन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यदि हम ये बात करें कि यदि बीज हम अच्छी किस्म का लेंगे तो क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा ना, तो उत्पादन अधिक होगा तो पूर्ति मात्रा भी अधिक होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आगत यानी हम ये बोल सकते हैं इनपुट्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में जानेंगे कि इनपुट्स होते क्या हैं। इनपुट्स, यदि इनपुट्स की क्वालिटी अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी होने से उत्पादन अधिक होगा, जिससे बाजार में उसकी पूर्ति मात्रा बढ़ेगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छे किस्म का कच्चा माल प्रयोग करने से वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे उस वस्तु की पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। तो समझ में आ रहा है आपको, कच्चे माल की क्वालिटी अच्छी है तो पूर्ति मात्रा बढ़ेगी। अब जो अगला कारक है जो कि पूर्ति मात्रा को प्रभावित करता है वो है परिवहन लागतें। आप ये जानते हैं कि उत्पादन करना ही इनफ नहीं रहता, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है, या फिर उत्पादन के साधन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल भी तो मंगवाना पड़ता है। तो यदि परिवहन लागतें, उसमें लागतें भी तो लगती है, फ्री में तो नहीं आ जाता इधर से उधर। तो उससे क्या होता है, यदि परिवहन लागतें कम है, परिवहन सुविधा अच्छी है तो परिवहन लागतें कम होगी। तो परिवहन लागतें यदि कम है तो क्या होगा, पूर्ति मात्रा बढ़ जाएगी। यदि परिवहन लागतें अधिक है तो पूर्ति मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि लागतें तो बढ़ने से तो क्या होती है, पूर्ति मात्रा घटती ही है ना। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि परिवहन सुविधा अच्छी होने से लागतें कम होती हैं, जिससे पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। तो बच्चों ये सारे थे आपके पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक पढ़ लिए हमने, 7 कारक। एक एक करके समझ में आ गया। तो एक बार हम रिवाइज कर लें कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला वाला कारक है वो है वस्तु की बाजार कीमत, फिर आता है उत्पादन साधनों की कीमत, उसके बाद आता है संबंधित वस्तु की कीमत, उसके बाद आता है तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन, विशेष अवसर, साधनों की गुणवत्ता, और लास्ट में आता है परिवहन लागतें। तो आपको सारे याद हो गए होंगे, आपको सभी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पूर्ति को ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। अब इसमें वस्तु की बाजार कीमत को हम अलग लेके चलेंगे और जो बाकी कारक हैं उसको हम अन्य कारक मान के चलेंगे आगे। तो पूर्ति, अब आगे के लिए हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे पूर्ति का नियम। आप ये जो सारा वीडियो जो सुन रहे हैं उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम पूर्ति के नियम के साथ अगले वीडियो में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।